So we now get into chapter 2. Okay. अगर मैं ब्रॉडली चैप्टर 2 का 3 पार्ट करूं, तो अपने लिए स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का पार्ट होगा जो बेसिक इनिशियल आने वाला है, और उसके अंदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। ये एनालिसिस करना अपना फोकस होने वाला है। ओके, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, ये समझो कि हमने आपको समझाया प्रीवियस चैप्टर्स में कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 4-5 स्टेजेस होते हैं, 4-5 स्टेप्स होते हैं। क्या 4-5 स्टेप्स होते हैं हमने कहा? तो हमने कहा सबसे पहले विजन और मिशन बनाना है, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, फिर स्ट्रैटेजी को बनाएंगे, फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन इवैल्यूएशन। लेकिन इन सबसे पहले सोचो, हमने क्या कहा था? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाज अबाउट मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, implementing the strategy, and then controlling to see if the strategy is working properly. Making a strategy, implementing the strategy, and controlling to see if the strategy is working properly. But think, ऐसा थोड़ी ना होता होगा कि स्ट्रैटेजी बनाना है तो वन फाइन डे उठे बोले चलो कुछ तूफान ही करते हैं, चलो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मेकिंग अ स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी लाइक अ रैंडम वन फाइन डे थॉट कि बस चलो स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बोलते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के पहले ही कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालाइज क्या चीज को करना है? बोला बिजनेस को खुद को करना है। मैं कौन हूं? मैं संजय खिमका हूं बट मैं कौन हूं एज एन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, द एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द कॉम्पिटिटर्स, द इंडस्ट्री ट्रेड्स, द इकोनॉमिक सिचुएशन, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सारा एनालिसिस करना स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का पार्ट है। Strategic analysis is about analyzing every aspect and gathering all the information that may be required for finally making the strategy. ठीक है ना? स्ट्रैटेजी बनाना अभी अपना काम नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी चैप्टर 4। अभी एनालिसिस करना है, और इस चैप्टर में हमें सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है। इनफैक्ट इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर भी कई सारे एस्पेक्ट्स है जो हम एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अपना फोकस अभी है एनालिसिस करना, और एनालिसिस में भी सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना। तो बोला ये एनालिसिस करते टाइम कई सारे एस्पेक्ट्स है जो हमारे को ध्यान देने हैं, कई सारी चीजें हैं जो हमारे को एनालाइज करनी है। ये कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करना इस चैप्टर में फोकस करेंगे। उसके पहले कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आएंगे जहां से शुरू करेंगे अपने अपने डिस्कशंस को। ओके, आ जाओ, थोड़ा सा कंटेंट अभी आपको पहले रीड करवाते हैं। चैप्टर 2 में आओ। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस आर डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर साइज। छोटा कंपनी है, बड़ा कंपनी है, मिड साइज, लार्ज साइज,
type of products, markets, geographical coverage, legal status, whatever be their size or distinguishing features, they do not operate in a vacuum. Obviously, they have to consider the environment. They continuously act and react to what happens outside their periphery. What is environment? चैप्टर का नाम है ना environment. So what is environment? साइंस वाले तो तुरंत आंसर देने लग जाएंगे, ज्योग्राफी वाले. So environment is surroundings. Okay. So the factors that are outside the business operations are typically referred to as environment. Environment is the set of all the external factors that weigh in the minds of the managers. Are you with me? Now, देखो ये है फॉर्म का इंटरनल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल में सबसे पहले आते हैं स्टेक होल्डर्स जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है. स्टेक होल्डर्स यानी शेयर होल्डर्स आ गए. शेयर होल्डर्स स्टेक होल्डर्स में फर्क होता है, पता है ना. ऑल स्टेक होल्डर्स आर शेयर होल्डर्स बट ऑल शेयर होल्डर्स आर नॉट स्टेक होल्डर्स, है ना. All shareholders are stakeholders, but all stakeholders are not shareholders. Why? Because even the customer is a stakeholder, the government is a stakeholder, they need not be a shareholder. तो सारे stakeholders environment के बाहर, internal environment के बाहर है, but they are a part of the external environment. Next is the industry के competitors वगैरह. Next is overall demographic, local, domestic. और फिर है international. समझ में आ रहा है? So that is how multiple layers of the external environment. इंटरनल तो खाली ऑरेंज सर्कल है, बाकी सब लेयर्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है अपने लिए. क्लियर हो रहा है? Okay. The process of strategy formulation begins with strategic analysis. Its objective is to compile information in order to assess possibilities while formulating strategic objectives. तो बोला स्ट्रैटेजी बनाते टाइम सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा. टू कंपाइल इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट एंड गैदर इंफॉर्मेशन, टू असेस द वेरियस पॉसिबल स्ट्रैटेजीज. इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट समझेंगे. ओके. यहां से स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का डिस्कशन शुरू हो रहा है. ध्यान दो. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज नॉट अ टास्क इन विच मैनेजमेंट कैन गेट अवे बाय इंट्यूशन, ओपिनियन, इंस्टिंक्ट एंड क्रिएटिव थिंकिंग. तो बोला स्ट्रैटेजी खाली इंट्यूशन पे नहीं बनता. सर इंट्यूशन मतलब योर सिक्स सेंस, योर गट फील. हम लोग बोलते हैं ना मेरे को ऐसा लग रहा है. तो आपको जो लगता है ना उसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी नहीं बनता है, क्योंकि लगता है कि बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनाओगे तो लग जाएगी. समझ रहे? मतलब स्ट्रैटेजी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस. इट इज नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम, यू नो, मेरे को ऐसा लगता है वाला फीलिंग के बेसिस. ओके. Judgment about what strategies to pursue flow directly from the firm's external environment and internal environment. Environment scanning is the natural and continuous activity
इन्वायरमेंट स्कैनिंग वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? नॉर्मल इन्वायरमेंट को ब्राउज करना, समझना कि इन्वायरमेंट में क्या कैसे हो रहा है. A systematic approach to environmental assessment is essential for managing risk and uncertainty. Okay. Strategic analysis is a component of business planning. It forces to think about the rivals and helps in the evaluation of business plans and stay ahead of competition. So obviously when we are doing strategic planning and analysis, our objective is to make a business plan, evaluate the business plan, and to be one step ahead of rivals, competitors. The whole idea is to be able to outthink the competitors. The whole idea is to outthink the competitors, to be one step ahead of the competitors. Okay. अब ये एनालिसिस करते टाइम टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. एक, इंडस्ट्री को एनालाइज करना है. दूसरा, ऑर्गेनाइजेशंस ओन कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस एंड कैपेबिलिटीज, मोर लाइक द इंटरनल एस्पेक्ट्स. At the same time, industry and competition का conditions, more like the external aspects. Okay. अगर आप क्रोनोलॉजी को समझें, स्ट्रैटेजिक अप्रेजल, एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट, तो पहले स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना है. एनालिसिस से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. उसके बेसिस पे पॉसिबल ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज इवैल्यूएट करना है कि हम या तो ये कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं. तो मेरे लिए पास क्या क्या स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव्स है उसको इवैल्यूएट करना है, एंड बेस्ट जो ऑप्शन लगेगा उसको फाइनली सेलेक्ट करना है. लेकिन ये सब हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. बोला without understanding the strategic aspects of the company's external and internal environments, chances are great that managers will finalize a game plan that doesn't fit the situation, and that is unlikely to boost the company performance. मतलब समझ में आ रहा है क्या कि अगर प्रॉपर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस नहीं किया, then you may eventually end up selecting the wrong strategy. एक लाइन लिख लो खाली टॉप ऑफ द पेज सिंपल भाषा में. विदाउट प्रॉपर स्ट्रैटेजिक
analysis without proper strategic analysis, the organization में end up selecting the organization may end up selecting the wrong strategic alternative. Next, the strategic analysis is a continuous process, but which is not without limitations. Two major limitations of strategic analysis. First, it gives a lot of innovative options but doesn't tell which one to pick. ये ऑप्शन बचा देगा 10, तो ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या करना चाहिए ये नहीं बता रहा होता है. तो while it will give us a lot of options, it will not give us the right solution to be followed. The options may be overlapping, confusing or difficult to implement. प्लस ऑप्शंस भी ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा जरूरी नहीं, कई बार कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस देगा. दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग होगा. ऑब्वियस बात है, इतना एनालिसिस करना will be time consuming, जिसके वजह से हो सकता है entire project may get delayed. Too much of thinking and too little action may eventually lead to failure of the project. Check, are we clear with the topic till now? 2 मिनट देख लो. इसके नीचे अपने को टॉपिक मिलेगा इश्यूज फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस. ये इश्यूज फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे. चलेगा 15 मिनट के आसपास, 15-20 मिनट का टॉपिक है, but that will be the last topic for the day. So keeping the classes simple, easy, short, but the whole idea is that each session we understand things, take it up forward. SM का सिलेबस छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर जो है उसको अच्छे से समझ के साथ में एक बार में कर लो, ताकि दोबारा मेहनत करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा. यहाँ तक क्लियर? एक बार फटाफट चेक कर लो.
क्लियर है क्या? ओके नाउ वी मूव इनटू इश्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये इश्यूज के अंदर 3 इश्यूज आने वाला है कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते टाइम काइंड ऑफ 3 कंसर्न्स है अपने लिए। चैलेंजेस वर्ड नहीं बोल रहे, पर 3 कंसर्न्स है अपने लिए। ये तीनों कंसर्न्स को समझेंगे और यहीं से अपने लिए कई सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने वाला है। इश्यूज में सबसे पहला पॉइंट बोलता है strategy evolves over a period of time and balance of internal and external factors। हम ना लिखवाएगा, पहले हम समझाते चल रहा है, समझते चलो, फिर लिखवा भी देगा। strategy evolves over a period of time मतलब क्या हुआ कि सर स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बनता, it gradually evolves over a period of time। तो आप ऐसा सोचो कि मैं फाइनल पूरा स्ट्रैटेजी एक दिन में एक साथ बना दूं, तो वो प्रैक्टिकली नहीं होता, वो ग्रेजुअली धीरे 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 करके इंप्रूव होगा। इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट डज नॉट इवॉल्व इन अ सिंगल डे, ग्रेजुअली होता है। ओके थिंक ऑफ इट लाइक दिस दैट you know we live in a dynamic environment, ये तो कई बार बोल चुके हैं। तो as the environment changes we have to adapt and change the strategy along with it। we live in a dynamic environment that's constantly changing and when the environment changes we need to change the strategy along with it। तो बोला constantly gradually क्या होगा, जैसे जैसे environment बदलेगा कुछ कुछ changes करना होगा strategy में, फिर environment बदलेगा फिर कुछ कुछ changes करना होगा strategy में। the strategy on any given day, the strategy on any given day is a cumulative of several small decisions taken over a period of time। The strategy on any given day is a cumulative of several small decisions taken over a period of time। तो कई सारे छोटे डिसीजंस मिलकर स्ट्रैटेजी धीरे धीरे इवॉल्व होता है, एक दिन में पूरा स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। इट इवॉल्व्स ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये क्या बोलता है, हर बिजनेस पे कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स 2 होते हैं, क्या? इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। हर बिजनेस पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। सर क्या बोला? 2 एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो इंटरनल स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है। हम आइडियली तो चाहेंगे कि हम स्ट्रेंथ से सारे अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर लें, एट द सेम टाइम वीकनेसेस को थ्रेट से प्रोटेक्ट कर लें। लेकिन अगर हम खाली अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने का कोशिश करेंगे स्ट्रेंथ से, तो कोई हमारे वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके चला जाएगा, थ्रेट्स। और अगर खाली वीकनेसेस को प्रोटेक्ट करके बैठे रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से छूट जाएगा। हमारा स्ट्रैटेजी खाली अग्रेसिवली अपॉर्चुनिटीज के पीछे नहीं भागना है, वरना कोई थ्रेट वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके चला जाएगा। और खाली वीकनेसेस को भी प्रोटेक्ट करके बैठा नहीं रहना है, वरना अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाएगा। माय स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी ओनली अग्रेसिव और ओनली डिफेंसिव। आई हैव टू बैलेंस ऑल द 4 फैक्टर्स, दैट इज स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। स्ट्रैटेजी बैलेंस्ड होना चाहिए। खाली अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने का कोशिश भी नहीं करना है स्ट्रेंथ से, खाली वीकनेसेस को प्रोटेक्ट करने का कोशिश भी नहीं करना है थ्रेट से। हमारे को एक बैलेंस स्ट्रैटेजी बनाना है, दैट विल बी बैलेंसिंग ऑल द 4 फैक्टर्स। इट शुड नॉट बी ओवर अग्रेसिव और ओवर डिफेंसिव। देखो क्लियर हो रहा है क्या पहला दोनों पॉइंटर्स? इन दोनों के लिए पहले आपको लिखवा देते हैं, फिर थर्ड वाले में चलेंगे अपने। लिखो, the strategy of the organization is not developed in a single day,
The strategy of the organization is not developed in a single day. The strategy of the organization is not developed in a single day, but it evolves over a period of time. Is not developed in a single day, but it evolves over a period of time. Gets evolved over a period of time. Full stop. The strategy on any given day the strategy on any given day is a cumulative of the strategy on any given day is a cumulative of several small decisions the strategy on any given day is a cumulative of several small decisions taken over a period of time. Several small decisions taken over a period of time. Full stop. As environment changes, as environment changes, several small strategic changes are made. Several small strategic changes are made in the strategy. Several small changes are made in the strategy, and that is how the strategy evolves. And that is how strategy evolves. Check. Are we clear with this? स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बनता, ग्रेजुअली कई सारे छोटे छोटे स्मॉल डिसीजंस के क्यूमुलेटिव इंपैक्ट से स्ट्रैटेजी बनता है. Each strategic decision must balance the different factors that impact and constrain strategy. A current strategy is the result of several little choices taken over a period of time. Strategy is influenced by experience, but it has to be updated when results become clear. It evolves with time. देखो क्लियर हो रहा है.
ओके, नेक्स्ट बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स, उसके लिए लिखना there are various internal strengths and weaknesses. There are various internal strengths and weaknesses. There are various internal strengths and weaknesses. As well as external opportunities and threats. As well as external opportunities and threats. The organization tries to capture the opportunities with the strengths. The organization tries to capture the opportunities with the strengths. And to safeguard the weaknesses against the threats. The organization tries to capture the opportunities with the strengths and to safeguard the weaknesses against the threats. And to safeguard the weaknesses against the threats. However, the business strategy should not be over aggressive. However, the business strategy should not be over aggressive and only try to capture the opportunities. And only try to capture the opportunities. Or it should not be over defensive. Or it should not be over defensive and only try to protect the weaknesses from the threats. Protect the weaknesses from the threats. A perfect fit. A perfect fit between all the four factors may not be practically possible. May not be practically possible. And hence the organization must balance all the four internal and external factors. And hence the organization must balance all the four internal and external factors. And hence the organization must balance all the four internal and external factors.
1 मिनट लेके चारों पढ़ लो जो लिखा है आपने। मतलब दोनों पॉइंट जो लिखा है। पहला स्ट्रैटेजी एक दिन में नहीं बनता, इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा स्ट्रैटेजी चारों फैक्टर्स को बैलेंस करना है, इंटरनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओवर अग्रेसिव भी नहीं होना है, ओवर डिफेंसिव भी नहीं होना, चारों को बैलेंस करके स्ट्रैटेजी बनाना है। क्लियर हो रहा है ये दोनों पॉइंटर्स? परफेक्ट फिट बिटवीन देम इज अनलाइकली। Management must consider opportunities and constraints. ठीक है ना? हम 3 इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का ये 3 इश्यूज अपना लास्ट टॉपिक हमने कहा था। 2 इश्यूज हमने डिस्कस कर लिया, ये थर्ड लास्ट इशू में आ रहे हैं हम, रिस्क का टॉपिक आ रहा है। ये रिस्क वाले टॉपिक में अपने लिए 4 टाइप का रिस्क का बात करेगा इस डायग्राम के अंदर। पहले समझो, ये बोलता है कि 4 टाइप का रिस्क हो सकता है बिजनेस पे, शॉर्ट टर्म इंटरनल एक्सटर्नल, लॉन्ग टर्म इंटरनल एक्सटर्नल। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल रिस्क होता है कि हो सकता है मैंने सोचा था इन्वायरमेंट में ऐसा होगा लेकिन ऐसा हो गया, मेरे को लग रहा था कि अब मार्केट गिरेगा लेकिन मार्केट बढ़ता चला गया, मुझे लगा अब तो और बढ़ ही नहीं सकता है मार्केट, लेकिन फिर भी और बढ़ गया मार्केट। समझ रहे ना? तो हमने सोचा कुछ और था और मार्केट में हुआ कुछ और। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल रिस्क है दैट द एनवायरमेंटल चेंजेस मे नॉट बी एज वी हैड फोरकास्टेड इट, एज वी हैड एंटिसिपेटेड। समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म इंटरनल रिस्क क्या होगा कि हो सकता है हमने जो एंटिसिपेट किया था वो हुआ, लेकिन इतना मैसिवली हुआ कि हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमें लग रहा था प्रोडक्ट ए का डिमांड बढ़ेगा, तो हमें लग रहा था प्रोडक्ट ए का डिमांड बढ़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और प्रोडक्ट ए का डिमांड बढ़ा। हमने सोचा था 4000 से 10,000 होगा, हमने 10,000 प्रोडक्शन किया, डिमांड आया 50,000। समझ में आ रहा है क्या? तो शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल रिस्क है कि इन्वायरमेंट में वैसा हुआ ही नहीं, एरर इन इंटरप्रेटिंग द इन्वायरमेंट कॉजेस फेलियर। हमने जो सोचा था वो इन्वायरमेंट में हुआ ही नहीं, इंटरप्रिटेशन गलत हो गया। वही इंटरनल शॉर्ट टर्म है कि कंपनी का कैपेसिटी इज अनेबल टू कोप विद द डिमांड, हमारा इंटरनल कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं है टू टेक एडवांटेज। हमारा कैपेसिटी था 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, डिमांड आ गया 50,000 यूनिट का। शॉर्ट टर्म में तो प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, आपने इकोनॉमिक्स में सीखा है। शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है, तो शॉर्ट टर्म इंटरनल मेरा कैपेसिटी एडिक्वेट नहीं है टू कोप विद द डिमांड। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वैसा हुआ नहीं जैसा मैंने एंटीसिपेट किया था। लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल बोला और इंटरनल दोनों में पहले एक फर्क समझो। शॉर्ट टर्म में मैंने एक चीज इन्वायरमेंट में जो इंटरप्रेट किया वो गलत हो गया, या जो मैंने इंटरप्रेट किया वो सही हुआ लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सका बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट कैपेसिटी। लॉन्ग टर्म में बोला मेरा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी फेल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में मेरा पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रैटेजी फेल हो सकता है। क्यों? बोला ईदर बिकॉज ऑफ, लॉन्ग टर्म में पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी फेल हो सकता है ईदर बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल चेंजेस और इंटरनल चेंजेस। अब कैसे? बोला लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल चेंजेस इतना मैसिव हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी रिडंडेंट, आउटडेटेड हो गया। हमने सोचा था हम ऑडियो कैसेट्स में
ब्राउन टेप की जगह ब्लू टेप, येलो टेप का ऑडियो कैसेट्स बनाएंगे। हमने सोचा खाली ब्राउन कैसेट्स जो पहले आते थे ब्राउन कलर का टेप होता था ना, तो हमने सोचा खाली ब्राउन ही टेप क्यों होगा, हम ब्लू टेप येलो टेप का भी कैसेट्स बनाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा ऑडियो कैसेट्स इंडस्ट्री रिडंडेंट हो गया। हमने सोचा था कि हम मोबाइल फोन ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, कीपैड वाला फोन, स्मार्टफोन आ गया नोकिया। तो बोला इन्वायरमेंटल चेंजेस के वजह से पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो गया। तो सर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में फर्क क्या हुआ? शॉर्ट टर्म में पूरा स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट नहीं हुआ, एक एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी, एक चीज जो हमने इंटरप्रेट गलत कर लिया या हमने जो एंटीसिपेट किया वो नहीं हुआ। लेकिन लॉन्ग टर्म में तो पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी ही ऑब्सोलीट हो गया बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। या बोल रहा है लॉन्ग टर्म में हो सकता है मेरा इंटरनल कैपेसिटी बदल जाए, मेरा इंटरनल डायरेक्टर्स बदल जाए, नए डायरेक्टर्स का नया विजन होगा, नया ऑब्जेक्टिव्स होगा, नया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होगा, तो पुराना स्ट्रैटेजी से तो काम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा, नया शेयर होल्डर्स आएंगे, तो उसके हिसाब से नया विजन होगा, नया ऑब्जेक्टिव्स होगा, नया स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, पुराना स्ट्रैटेजी से नहीं चलेगा। तो बोला लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपका इंटरनल प्रेफरेंसेस बदल जाए और उस इंटरनल प्रेफरेंसेस के वजह से पुराना स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो जाएगा ईदर बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट के वजह से ऑब्सोलेंट होगा, या बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इंटरनल कैपेसिटी एंड प्रेफरेंसेस की वजह से हो रहा। देखो ये डायग्राम क्लियर हो रहा है क्या? रिस्क में 4 टाइप का रिस्क का बात कर रहे हैं, इंटरनल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, या एक्सटर्नल शॉर्ट टर्म इंटरनल वैसा हुआ लेकिन इंटरनल कैपेसिटी वाज इनएडिक्वेट टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस के वजह से स्ट्रैटेजी पूरा ऑब्सोलीट हो गया। लॉन्ग टर्म इंटरनल मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल गया जिसके वजह से स्ट्रैटेजी ऑब्सोलीट हो गया। देखिए क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो क्लैरिफाई कर लो। लास्ट 10 minutes, like we always say, we give you a forewarning, so अपने को पता होता है मोटा मोटी और कितना पढ़ना है सर। yep, so it's our last 10 minutes, डिस्कस करके फिनिश कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? प्लीज फटाफट चेक करके बोल दो, क्योंकि अपना स्ट्रैटेजिक इश्यूज वाला टॉपिक कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। In strategic analysis, maintaining a balance is important. The complexity of variables in the environment reduces the balance in the organization. An important aspect of analysis is to identify the imbalances or risks and assess their consequences. A broad classification of the strategic risk is given below. Mark the right words, please. Okay. External risk is on account of inconsistencies between strategy and the forces in the environment. Internal risk is because of forces that are within the organization. Mark the words. Now, so when you are doing external analysis, आप कस्टमर को समझोगे, कॉम्पिटिटर को, मार्केट को, इन्वायरमेंट को, ये सब इस चैप्टर में करेंगे। कस्टमर क्या चाहता है, उसका नीड्स, अनमेट नीड्स, मोटिवेशंस, कॉम्पिटिटर्स का ऑब्जेक्टिव्स, ग्रुप्स, परफॉर्मेंसेस, मार्केट का साइज, ग्रोथ, परफॉर्मेंसेस, इन्वायरमेंट, कल्चरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक,
दिस इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस. इंटरनल में मेरा प्रॉफिटेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शंस एंड डिटर्मिनेंट्स एनालिसिस, पास्ट एंड करेंट स्ट्रेटजीज के कुछ काइंड ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है ना, जिसके बेसिस पे हम अपने आप को बेंचमार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल असेस strengths and weaknesses, resources, capabilities. तो ये दो पार्ट हो गया अपना एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस में. यहां से निकलता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यहां से निकलता है स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. दैट्स हाउ यू गेट SWOT, SWOT. इंटरनल से निकलता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एक्सटर्नल से निकलता है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड टुगेदर दे मेक SWOT. इस एनालिसिस के बेसिस पे यू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट. बेस्ड अपॉन एनालिसिस. देखो पीछे यही तो एरो करके बना के समझाया था कि एनालिसिस के बेसिस पे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं या लिस्ट करते हैं, फिर बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और फिर प्लान को पीरियोडिकली रिव्यू कर लेंगे. Strategic management. So strategic analysis is like the first step of strategic management. वो बोल नहीं रहे बिकॉज हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एक अलग स्टेप्स आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया है, लेकिन डिस्कशन की भाषा में बोल रहे हैं, खाली आंसर के लिए नहीं. डिस्कशन की भाषा में बोल रहे हैं कि पहले एनालिसिस कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से इवैल्यूएट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स को, बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, ये सारा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट हो गया. फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना और फिर स्ट्रैटेजी को असेस, रिव्यू, एनालाइज, इवैल्यूएट, कंट्रोल करना. The economic character of industries varies according to factors like size, market growth rate, technological changes, geographical boundaries, number of buyers, extent to which costs are affected by economies of scale. ये कई सारे pointers हैं बुक के. In some industries, competition focuses on price. In some industries, it focuses on quality and reliability. In some cases, quick service and convenience. तो अलग अलग इंडस्ट्रीज का कहीं पे ब्रांड रेप्यूटेशंस, अलग अलग इंडस्ट्री का फोकस पॉइंट अलग अलग होगा. कुछ लोग प्राइस के बेसिस पे बेचेंगे, कुछ लोग ब्रांड के बेसिस पे बेचेंगे, कुछ क्वालिटी के बेसिस में, कुछ सर्विस के बेसिस पे, अलग अलग बेसिस ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स होगा मार्केट में. An industry's economic traits and conditions determine whether its profits are poor, average or excellent. तो इसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्री एनालिसिस आगे शुरू होगा, जो नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे. बट ये अपने लिए कंसिडर करना ज़रूरी है इन स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में हम बोल रहे हैं पहले एनालिसिस करेंगे जिसके बेसिस पे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट आउट करके सेलेक्ट किया जाएगा. स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर 3 इश्यूज आए कि एक दिन में नहीं बनेगा, ग्रेजुअली बनेगा, चारों फैक्टर्स को बैलेंस करना है और 4 रिस्क है जिसको भी समझ के फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना है. देखो यहाँ तक अपने को पूरा डिस्कशंस क्लियर है ना, एक बार चेक करके बोल दो. फिर आज यहीं पे रैप अप करेंगे. आप यहाँ तक रिव्यू करके रखोगे, रिवाइज करके रखोगे. चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर 2 अपना मतलब टेंटेटिवली वी कैन से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15% टाइप्स हो गया है. ठीक है ना. तो नेक्स्ट डे मेजर पार्ट ऑफ चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा. उसके नेक्स्ट क्लास में मे बी विल टारगेट फिनिशिंग ऑफ चैप्टर 2. सो दैट्स हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड. ओके, बट आपको इतना तक रिवाइज करके रखना है ताकि हम इसी पेस पे चलते रहेंगे. अराउंड 2-2.5 क्लास एक चैप्टर है. दैट्स हाउ वी सेड अबाउट 15 क्लासेस है. 5th चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो 15 क्लासेस के आसपास लगेगा, पूरा एसएम खत्म हो जाएगा. तो आप यहाँ तक रिवाइज करके रखो. नेक्स्ट सेशन यहीं से कंटिन्यू करते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही एवरीवन. थैंक यू.